सोचिए जरा, एक बीच पर एक लाश मिलती है और उसकी जेब से निकलता है एक बेहद रहस्यमयी संदेश। नहीं, ये कोई आम मामला बिल्कुल नहीं था। ये तो एक ऐसी पहेली थी जिसने दुनिया को 70 से भी ज्यादा सालों तक उलझाए रखा। तो आज चलिए सोमरटन मैन के इसी रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। तमाम शुद्ध। फारसी भाषा में इसका मतलब होता है ये अंत है। सोचिए, कागज का ये छोटा सा टुकड़ा एक अनजान आदमी के कपड़ों में सिली एक गुप्त जेब से मिला था, और यही वो एक सुराग था जिसने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने रहस्यों में से एक को जन्म दिया। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, बल्कि ये रहस्य पूरे 74 सालों तक चला। 1948 में एक लाश के मिलने से लेकर 2022 में डीएनए के जरिए उसकी पहचान होने तक, इस एक केस ने कई पीढ़ियों को सचमुच में उलझाकर रख दिया था। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र तट पर मिली एक लाश से। एक ऐसा इंसान जिसका कोई नामो निशान नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई अतीत नहीं था, वो बस वहां था। जरा कल्पना कीजिए, तारीख थी 1 दिसंबर 1948 और जगह थी ऑस्ट्रेलिया का सोमरटन बीच। वहां एक आदमी की लाश मिलती है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। शरीर पर कोई चोट या खरोंच के निशान नहीं, और जेब में कोई पहचान पत्र भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो बस सो रहा हो, पर ये एक ऐसी नींद थी जो कभी टूटने वाली नहीं थी। और यहीं से मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। मिलने वाला हर सुराग एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। उसके कपड़ों से सारे के सारे टैग्स क्यों काटे गए थे? जेब में ट्रेन का टिकट तो था, लेकिन उसने वो सफर किया ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसकी पहचान को दुनिया से मिटा देना चाहता हो। और तो और, उसका शरीर खुद एक पहेली बन गया था। उसकी पिंडलियों की बनावट किसी प्रोफेशनल बैले डांसर जैसी थी, और उसके पैरों की उंगलियां इशारा कर रही थी कि वो शायद नुकीले जूते पहनता था। और सबसे अजीब बात, उसके कुछ दांत जन्म से ही गायब थे। एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक निशानी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, पर फिर भी उसकी पहचान नहीं बता पा रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे? डॉक्टरों को शक था कि उसे जहर दिया गया था, पर एक ऐसा जहर जिसका शरीर में कोई निशान ही नहीं मिलता। आखिरकार मौत को अप्राकृतिक मान लिया गया, जिससे हत्या और आत्महत्या दोनों की संभावनाएं बनी रहीं। कई महीनों तक ये जांच लगभग ठप पड़ी रही, और फिर एक छोटी सी, लगभग ना दिखने वाली खोज ने इस पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया और इसे रहस्य की एक ऐसी गहराई में धकेल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। सबसे पहले उस आदमी की पैंट में एक गुप्त जेब मिली जो अलग से सिली गई थी। उस जेब के अंदर क्या था? एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था तमाम शुद्ध। पता चला कि ये कागज उमर खयाम की रुबाइयात नाम की एक मशहूर फारसी किताब से फाड़ा गया था, और उस किताब के अंदर एक ऐसा कोड मिला जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। मतलब हर एक सुराग इस केस को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझाता जा रहा था। और तभी इस कहानी में एक असली किरदार की एंट्री होती है। किताब में जो फोन नंबर मिला था वो जो थॉमसन नाम की एक नर्स का था। जब पुलिस ने उसे उस आदमी के चेहरे का प्लास्टर से बना मास्क दिखाया तो गवाहों के मुताबिक वो उसे देखकर लगभग बेहोश होने वाली थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसने फिर भी उस आदमी को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। अब इतने सारे अजीबोगरीब सुरागों के साथ दो मुख्य थ्योरीज सामने आईं। दो अलग अलग कहानियां जो ये समझाने की कोशिश कर रही थीं कि आखिर सोमरटन मैन कौन था और उसकी मौत क्यों हुई। तो ये थीं वो दो बड़ी कहानियां। पहली थी जासूसी की थ्योरी। शीत युद्ध का दौर था, एक ऐसा कोड था जिसे कोई नहीं सुलझा पा रहा था, और एक ऐसा जहर जिसका कोई सुराग नहीं मिलता। यहां तक कि नर्स जो थॉमसन की बेटी ने खुद दावा किया कि उसकी मां एक जासूस थी। दूसरी कहानी थी एक तरफा प्यार की। क्या सोमरटन मैन नर्स जो के बेटे का पिता था? क्योंकि उस लड़के में भी वही दुर्लभ जेनेटिक निशानियां थी, और वो भी एक बैले डांसर था। दशकों तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। कहानियां बनती रहीं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। फिर साइंस ने एक नई राह दिखाई, फोरेंसिक जीनियोलॉजी। आखिरकार उम्मीद की एक नई किरण जगी। जांचकर्ताओं के पास सबूत के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस प्लास्टर मास्क में फंसे हुए कुछ बालों के। तो सवाल ये था, क्या सिर्फ एक बाल 74 साल पुरानी इस पहेली को सुलझा सकता है?
इस काम का जो पैमाना था वो हैरान कर देने वाला था। सोचिए, सिर्फ एक बाल से मिले डीएनए का इस्तेमाल करके रिसर्चर्स ने ऑनलाइन डीएनए डेटाबेस की मदद से दूर दूर के रिश्तेदारों को ढूंढा और फिर पीछे की ओर काम करते हुए 4000 लोगों का एक विशाल फैमिली ट्री तैयार किया। ये कोल्ड केसेस को सुलझाने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी तरीका था। और फिर पूरे 74 सालों के लंबे इंतजार के बाद उन्हें एक नाम मिला, कार्ल चार्ल्स वेब। सॉमरटन मैन अब गुमनाम नहीं था। तो आखिर कौन था ये कार्ल वेब? वो कोई जासूस या बैले डांसर नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। वो 1947 में, यानी अपनी लाश मिलने से ठीक 1 साल पहले अचानक गायब हो गया था। और कपड़ों पर लिखा वो टी कीन का नाम, अरे वो तो उसके साले का नाम था। धीरे धीरे कुछ पहेलियां सुलझने लगी थीं। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, एक जवाब अपने साथ कई और सवाल लेकर आया। उसका नाम पता चलना कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तो हमें नाम तो मिल गया, लेकिन कहानी तो अब भी अधूरी है। सबसे बड़े सवाल तो वहीं के वहीं खड़े हैं। कार्ल वेब 1947 में आखिर गायब क्यों हुआ? वो एडिलेड में कर क्या रहा था? और सबसे बड़ी बात, उसकी मौत असल में हुई कैसे? क्या वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, या फिर नर्स जो थॉमसन के साथ उसका कोई राज था? और हाँ, वो रहस्यमयी कोड, उसका क्या मतलब है? सॉमरटन मैन को एक नाम तो मिल गया, पर कार्ल वेब का रहस्य, वो तो आप पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा हो गया है, और शायद कुछ पहेलियां कभी सुलझने के लिए बनी ही नहीं होती।